चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग यूग्लिनॉइड्स। तीसरे नंबर पॉइंट था ना ये, तीसरे नंबर। यूग्लिनॉइड्स। अच्छा, ये बताइए जैसे यूग्लिनॉइड क्या होता है। यूग्लिनॉइड्स के बारे में आप लोग नाम सुने होइएगा, इसके अंतर्गत यूग्लिना आता है। अच्छा, ये यूग्लिनॉइड क्या है? जैसे यूग्लिनॉइड बोलने का मतलब होता है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जितने भी यूग्लिना इसके अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत आता है यूग्लिना, तो ये कहाँ रहते हैं? ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर। ठीक है, मतलब ये फ्रेश यानी कि शुद्ध जल, शुद्ध जल मतलब अलवणीय जल। अलवणीय जल यानी कि तालाब का पानी, पोखरे का पानी। ठीक है, इस पानी को हम लोग नदी का, छोटे मोटे जो नदी हैं जहाँ पानी क्या होता है, समुद्र, मतलब अलवणीय नहीं, लवणीय। समुद्रीय जल को लवणीय बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? समुद्रीय जल को हम लोग क्या बोलते हैं? लवणीय कहते हैं। तो लवणीय नहीं, अलवणीय जल में ये रहते हैं। लवणीय जल को हम लोग बोलते हैं मेरीन वाटर, और अलवणीय जल को हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी तालाब का पानी, पोखरा का पानी, नाला नली का पानी। ठीक है, जहाँ नमक की मात्रा नहीं, उस जगह पे ये रहते हैं। और खास करके वैसे पानी जो स्टेगनेंट वाटर है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है ठहरे हुए पानी में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ठहरे हुए पानी में, यानी कि ये स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, ठहरे हुए पानी में रहते हैं। ये बात याद रखिएगा, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जितने भी यूग्लिना होते हैं, ये इनमें पौधों के समान, हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हरे पौधों के समान प्रकाश, ये हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। खास बात क्या है कि ये बेचारे स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। यूग्लिना जो है स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। सर, ये स्वपोषी कब होता है? तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा खुद बनाता है, तो इसको स्वपोषी कहेंगे। यानी कि सन के लाइट के प्रेजेंस में ये अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। तो इनको कहा जाएगा कि ये प्रकाश संश्लेषी यानी स्वपोषी जीव है। लेकिन इन ऑब्सेंस ऑफ सनलाइट या डेप्रिव्ड, एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है डेप्रिव्ड ऑफ सनलाइट। डिप्रिव्ड मतलब होता है अनुपस्थिति, यानी सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में दे बिहेव्स लाइक हेट्रोट्रॉफिक, ये परपोषी की तरह बिहेव करते हैं। एंड प्रीडेटिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं, यानी छोटे छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। बस समझ में आया? यानी कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, यानी रातों में, ये अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया? परपोषी हो गया। यानी ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कौन? यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड। चलिए अब एक, यानी सॉरी, यूग्लिना, इसमें हो जाएगा क्या एग्जाम्पल? यूग्लिना। अब लिखते हैं इसको लैंग्वेज में। लिखेंगे दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड स्टैगनेंट वाटर। ठीक है, दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड स्टैगनेंट वाटर, यानी कि ये शुद्ध जल तथा ठहरे हुए, स्टैगनेंट मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ पानी। ये शुद्ध जल तथा ठहरे हुए पानी में रहते हैं। बात समझ में आया? दे लिव इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर मतलब हो गया शुद्ध जल, अलवणीय जल। बात समझ में आया? अच्छा, स्टैगनेंट वाटर मतलब ठहरा
हुआ, ठहरा हुआ, क्या? वाटर, यानी कि पानी। तो ठहरे हुए पानी में ये रहते हैं। पानी जहां ठहरा हुआ नहीं होगा वहां ये नहीं रहेगा। चलिए तो हो गया। यानी ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ये आप इसको तो अक्सर आप फ्रेश वाटर में ही देखिएगा, यानी कि नदी का पानी जो हो गया, पोखरे का पानी हो गया, ठीक है। जो रुका हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ पानी, ये बहते हुए पानी में परत नहीं जमेगा, रुके हुए पानी में परत जम जाता है। और इसी में यूग्लिनॉइड होते हैं, यही यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है। यूग्लिनॉइड जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मोटाइल होता है, चलनशील होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। बस समझ में आया? यानी इसमें क्या होता है? कसाभिका होता है। चलिए हिंदी इसका लिख लेंगे। ये देखिए, ये अलवणीय जल तथा ये अलवणीय जल तथा ठहरे हुए जल में रहते हैं। ये लवणीय तथा ये हाँ, अलवणीय तथा ठहरे हुए पानी में रहते हैं। ये अलवणीय तथा ठहरे हुए पानी में, ये अलवणीय तथा ठहरे हुए पानी में रहते हैं, हो जाएगा। ये अलवणीय तथा ठहरे हुए पानी में रहते हैं। उसके बाद लिख लेंगे दे आर मोटाइल, दे आर मोटाइल, ये चलनशील होते हैं, ये चलनशील होते हैं। काय चलनशील होते हैं जी? क्योंकि सर इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है? कसाभिका होता है। चलिए, अच्छा इनमें कोशिका भित्ति होता है क्या? सेल वॉल होता है? नहीं होता है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनमें ऐसे देखिए, डू नॉट दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी इनमें कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये याद रखेंगे। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, अब समझिएगा, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के जगह पर इसमें क्या होता है? इनमें सेल वॉल तो नहीं होता है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, लेकिन कोशिका भित्तिया के जगह पर इंस्टीड मन होता है, मतलब होता है के जगह पर। तो इंस्टीड ऑफ सेल वॉल का मतलब हुआ कोशिका भित्ति के जगह पर। तो इंस्टीड ऑफ सेल वॉल अ रिच प्रोटीन लेयर, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल अ रिच, या ऐसे लिख दीजिए इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर, ऐसे लिखिए प्रोटीन प्रोटीन रिच लेयर आर प्रेजेंट, कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है? पेलिकल। यानी क्या बोले हैं? इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन की बनी हुई अस्तर होती है, प्रोटीन से भरी अस्तर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। मतलब कोशिका भित्ति के जगह पर
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ मतलब हुआ कोशिका भित्ति, इंस्टीड ऑफ मतलब हुआ के जगह पर, लिख लेंगे इंस्टीड ऑफ यानी कोशिका भित्ति, हिंदी बोलें, हिंदी लिखेंगे कोशिका भित्ति, उतारिए उतारिए, पेलिकल का काम क्या होता है, उनके शरीर को लचीलापन प्रदान करना, उनके शरीर को लचीला बनाना, यानी पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल क्या करता है, यानी पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, यानी पेलिकल उनके शरीर को लचीला बनाता है, यानी लचीला प्रदान करता है उन्हें। ठीक है, चलिए ऊपर वाले का हिंदी बोल दिया जाए, इसका हिंदी लिखिए। हम क्या बोले हैं कि दे डू नॉट हैव सेल वॉल, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो सर कोशिका भित्ति के जगह पर क्या होता है, तो कोशिका भित्ति के जगह पर इनमें प्रोटीन की बनी हुई क्या होती है, एक अस्तर होती है, जिसे क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल का काम क्या होता है सर, पेलिकल उनके शरीर को लचीला बनाता है। बात समझ में आया, चलिए लिखेंगे कोशिका भित्ति, ऐसे लिखिए, इनमें कोशिका भित्ति के जगह पर, इनमें कोशिका भित्ति के जगह पर, इनमें कोशिका भित्ति के जगह पर इनमें कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन की बनी हुई परत होती है या अस्तर होती है। इनमें कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन की बनी हुई अस्तर होती है, जिसे जिसे पेलिकल कहा जाता है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। हो गया, चलिए लिख लिए, क्या लिखें इसमें, इसमें कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन की बनी हुई परत होती है, चाहे स्थित अस्तर होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। अगला एरो देकर लिखेंगे, यानी पेलिकल क्या बनाता है, उनके बॉडी को लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला, याद रखेंगे। फ्लेक्सिबल मतलब हिंदी लिख लेंगे, फ्लेक्सिबल का हिंदी होता है लचीला। पेलिकल क्या है, तो सर पेलिकल इनके कोशिका भित्ति के जगह पर होता है, जो प्रोटीन का बना हुआ होता परत है, जो उनके शरीर को लचीलापन बनाता है। ठीक है, चलिए अब हिंदी लिखेंगे, देखिए पेलिकल इनके शरीर को लचीला बनाता है। पेलिकल इनके शरीर को क्या बोलेंगे, पेलिकल इनके शरीर को कैसा बनाता है जी, पेलिकल इनके शरीर को लचीला बनाता है। लिख लेंगे पेलिकल ऐसे लिखना है, पेलिकल इनके शरीर को लचीला बनाता है। ठीक है, अच्छा ये अभी ऊपर बताए हुए थे कि ये चलनशील होते हैं। क्यों चलनशील होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्लैजेला होता है, यानी दे हैव 2 फ्लैजेला। इनमें कई गो कशाभिका होता है जी, 2 गो, अ लॉन्ग एंड अ शॉर्ट। अ लॉन्ग एंड अ शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, एक लंबा और एक छोटा। दे हैव 2 फ्लैजेला, यानी इनमें दो कशाभिका होता है, एक लंबा तथा
एक लंबा तथा दूसरा छोटा। इनमें कई गो कसाभिका होता है? इनमें दो कसाभिका होता है। इनमें दो कसाभिका होता है, एक लंबा तथा दूसरा छोटा। इनमें दो गो कसाभिका होता है, कौन कौन सर? एक लंबा और दूसरा छोटा होता है, एक लंबा और दूसरा छोटा। हम क्या बोले हैं? इन जैसे अभी बताया गया क्या आप लोग को फ्लैजेला के बारे में, सॉरी इसके यूग्लिनोआ के बारे में। सर ये यूग्लिनोइड जो होते हैं ना, फ्रेश वाटर में रहते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। अधिकांशतः ये लोग फ्रेश वाटर में रहते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में ये लोग रहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर समझ रहे हैं ना, मैंने ठहरे हुए जल में रहते हैं, बहते हुए जल में नहीं, ठहरे हुए जल में रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या बोले हैं? ये चलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है कसाभिका। कितना फ्लैजेला पाया जाता है? दो गो। एगो फ्लैजिला क्या होता है? बड़ा, और दूसरा क्या होता है? छोटा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा, उसके बाद अच्छा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के जगह पर क्या होता है? प्रोटीन की बनी हुई एक परत होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इनके शरीर को क्या बनाता है? लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दे आर photosynthetic. They are photosynthetic and heterotrophic. ये प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होता है। ये प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होता है। ये प्रकाश संश्लेषी और क्या होता है जी? परपोषी होता है। यानी कि ये दूसरे जीवों पर भी निर्भर होता है और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बना भी लेता है। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि ये स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होता है। तो स्वपोषी में कौन? प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों के समान ये भोजन भी बनाता है। अच्छा, काहे ये फोटोसिंथेटिक होता है, काहे प्रकाश संश्लेषी होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो सिर्फ पौधे करते हैं, तो इसका मतलब पौधे के समान इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, याद रखिएगा। दे हैव क्लोरोफिल ए like green plant, like green. They have chlorophyll A like green plants. They have chlorophyll A like green plants. So they have chlorophyll A. इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, किसके समान? लाइक ग्रीन प्लांट, यानी हरे पौधों के समान इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सो दे आर फोटोसिंथेटिक। बात समझ में आया? यानी इनमें हरे पौधों के समान क्या पाया जाता है? तो इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। हिंदी बोलेंगे तो लिख ही दीजिएगा। कैसे लिखेंगे? इनमें हरे पौधों के समान, लिखिए हिंदी, इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए
पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। चलिए हिंदी लिख लिए, यानी कि इनमें हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दे आर, ऐसे लिखिए, एक मिनट रुक जाइए, इन ऐसे लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर फोटो सिंथेटिक। बस समझ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक एंड इन डेप्रीव्ड मतलब क्या होता है, ऑब्सेंस, यानी अनुपस्थिति। याद रखिएगा, कहीं अगर ऑब्सेंस ना दिया तो दे देगा डेप्रीव्ड। डेप्रीव्ड को ब्रैकेट में लिख दिए हैं ऑब्सेंस, यानी अनुपस्थिति, ठीक है। एंड इन डेप्रीव्ड इन सनलाइट, एंड के जगह पे बट कर लीजिए तो ज्यादा सुंदर लगेगा। सुंदर लगने के लिए क्या जोड़ना है, बट। अब बहुत सुंदर लग रहा है। बट इन डेप्रीव्ड in sunlight, but in deprived in sunlight they behaves like heterotrophs, यानी कि ये परपोषी की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करेगा परपोषी की तरह, हो गया। कैसे, तो अपने से छोटे जीवों को मारकर, by predating on other small organisms। प्रीडेटिंग यानी शिकार करना। तो हम क्या लिखे हैं, इस बात को समझेंगे जरा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तब ये क्या करेगा, अपना भोजन खुद से तैयार करेगा। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बट इन डेप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, या बट इन डेप्रीव्ड, यहाँ ऑन इन हो गया दो बार, बट इन डेप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, यानी कि लेकिन ये सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। डेप्रीव्ड मतलब क्या होता है, DEPRIVED। डिप्रीव्ड मतलब होता है अनुपस्थिति। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया अनुपस्थिति। अच्छा, इसके जगह पे ऑब्सेंस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सर आप ऑब्सेंस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि NCERT का लैंग्वेज है डेप्रीव्ड, तो नीट में जब क्वेश्चन पूछेगा तो डिप्रीव्ड देकर पूछेगा। इसलिए याद रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन बट इन डेप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, दे बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स, ये परपोषी की तरह बिहेव्स करते हैं। परपोषी की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। कैसे,
बाई प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। बात समझ में आया? प्रीडेटिंग मतलब होता है शिकार करना यानी मार कर खाना, समझ में आया? प्रीडेटिंग मतलब याद रखेंगे शिकार करना यानी कि मार कर खाना। अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी अन्य, अदर मतलब अन्य छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। हिंदी लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। हो गया? लेकिन सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, लेकिन सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, लेकिन सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में ये अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। अच्छा, आप लिख सकते हैं ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं अर्थात और क्या लिखे हैं? अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। हो गया? अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल लिख लेंगे बाबू, क्या हो जाएगा? यूग्लिना। यही यूग्लिना जो है ये प्लांट भी है और एनिमल भी है। बस समझ में आया? यानी कि ये पौधा की तरह भी बिहेव करता है और जंतु की तरह भी बिहेव करता है। पौधा की तरह बिहेव कब करता है? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। जंतु की तरह बिहेव कब करता है? सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में। ये बात याद रखेंगे। यूग्लिना, इस बार के टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आप लोग को दिए थे। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट है ना, स्लाइम मोल्ड। हेडिंग डालेंगे स्लाइम मोल्ड्स। हो गया? क्या हुआ जी? बाबू आप लोग टेस्ट दिए थे तो पेपर क्यों नहीं ले रहे हैं? 6 से 7 वाला बैच का ही पूरा कॉपी है, अभी तक बच्चे पेपर अपना नहीं ले रहे हैं। क्या है? कितने लोग अभी तक अपना कॉपी नहीं लिए? हाथ उठाइए तो। बस पेपर इतना है, अधिक आदमी इतना ही रहा है, हाथ उठा ही उठा रहा है। बाकी लोग का मलजारी हो गया है क्या? हाँ? अच्छा, मुंह में बवासीर हुआ होगा, बेचारा दिखाने में असमर्थ होगा, इसलिए नहीं आ रहा है सब अभी। ये कॉपी लास्ट में आप लोग ले लीजिएगा, जिनका जिनका भी कॉपी है लास्ट में अपना अपना कॉपी ले लीजिएगा लोग। नहीं, टेस्ट देते हैं, आप लोग का पेपर हो जाता है यहीं पे। कितना पढ़ाक हैं आप लोग, पता चल रहा है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, स्लाइम मोल्ड। हो गया?
चलिए वही हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, या तो स्लाइम मोल्ड भी करके आता है हिंदी में, और नहीं तो अवपंक कवक, अवपंक अवपंक कवक भी करके आता है। अच्छा अब ये देखिए स्लाइम मोल्ड जो है ये अवपंक कवक है, यानी कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मृत जीवी होते हैं, यानी मरे हुए जीवों पर पनपते हैं और अपना भोजन वहां से प्राप्त करते हैं। यानी दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। डिकेइंग मतलब होता है सड़े हुए टहनियों, तो डिकेइंग ट्विग्स, ट्विग यानी टहनी, एंड लीव्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उससे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, एंड यूटिलाइज देयर फूड, उससे जो ऊर्जा जो भोजन प्राप्त होता है उसको भक्षण करते हैं। एंड इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं, यानी वही उनका भोजन। यानी ये जितने भी अवपंक कवक हैं, स्लाइम मोल्ड जो हैं, ये मृत जीवी होते हैं, यानी मरे हुए जीवों पर पनपते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जितनी सड़ी हुई टहनियां जो है उसी के आसपास ये रहते हैं, और सड़ी हुई टहनियों और पत्तों के तरफ ये गति करते हैं। दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड इंगल्फिंग, और उसी से क्या इंगल्फ करते हैं, यानी क्या चीज का भक्षण करते हैं, इंगल्फ करते हैं, किसका, कार्बनिक पदार्थ का, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, उसी से सड़े गले पदार्थों से, मतलब उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, सड़े गले पत्तों से या सड़े हुए टहनियों से, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे दे आर सैप्रोफाइटिक, दे आर सैप्रोफाइटिक, यानी ये क्या होते हैं, दे आर सैप्रोफाइटिक, यानी ये मृत जीवी होते हैं। ठीक है, दे आर सैप्रोफाइटिक लिखेंगे, ये मृत जीवी होते हैं, ये मृत जीवी होते हैं। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, द बॉडी मूव्स अलोंग, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग, डिकेइंग मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, डिकेइंग ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनी, याद रखेंगे। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ट्विग्स एंड लीव्स, मतलब सड़े हुए टहनियों और पत्तों के तरफ गति करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड इंगल्फिंग, एंड इंगल्फिंग, इंगल्फिंग मतलब निगलना, यानी ग्रहण करना, एंड इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एंड इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। हो गया। अच्छा यहाँ पे एंड नहीं भी लगाएंगे, कॉमा लगा दीजिए, हो जाएगा। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, चूंकि ज्यादा बार एंड हो जाएगा। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनका शरीर सड़ी हुई टहनी, सड़ी हुई टहनियों और पत्तों के तरफ गति करते हैं, ठीक है। और उससे क्या प्राप्त होगा उनको, इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। काहे के लिए भाई, काहे के लिए गति करते हैं, और इससे ये इंगल्फिंग मतलब निगलना, इंगल्फ करना माने निगलना होता है, अच्छा है भक्षण करना, माने उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किसका,
ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बनिक यानी कार्बनिक, और मटेरियल्स मतलब पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करता है। चलिए हिंदी लिखेंगे, देखिए ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तों, ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तों ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तों की ओर गति करते हैं। ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तों की ओर गति करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। मतलब इससे उनको क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कार्बनिक पदार्थ मिलता है, और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। यानी ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तों की ओर गति करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। हो जाएगा। चलिए अब एक बात क्या है देखेंगे, एक होता है सुटेबल कंडीशन और एक होता है अनसुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन का मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति मतलब हुआ अच्छा समय। जैसे अभी हम लोग के लिए अच्छा समय चल रहा है, अनुकूल परिस्थिति है हम लोग के लिए, इसी को कहते हैं सुटेबल कंडीशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन। इसी को फेवरेबल बोलते हैं यानी अनुकूल परिस्थिति। तो अभी हम लोग के लिए अनुकूल परिस्थिति चल रहा है, इसलिए हम लोग सब कोई समूह में बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं। कोरोना काल में क्या था, कोरोना काल में एक घर के 5 आदमी साथ में नहीं बैठता था, इतना खौफ था। तो हम लोग के लिए क्या था, अनसुटेबल कंडीशन यानी विषम परिस्थिति था, यानी हमारे लिए वो गलत समय था। तो उसी तरह ये क्या करते हैं स्लाइम मोल्ड्स, इन फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थिति में, चाहे इन सुटेबल कंडीशन, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। ये क्या बनाते हैं, यानी सुटेबल कंडीशन में यानी अनुकूल परिस्थिति में ये समूह का निर्माण करते हैं, मतलब समूह में बंध जाते हैं। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। मतलब कि ये समूह में मिलकर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। ये मतलब कि जब अच्छा समय चल रहा होता है तब ये समूह में बंध जाते हैं, एक साथ मिलकर क्या चीज का निर्माण करते हैं, प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम का निर्माण करेंगे। लेकिन जब ये अनुकूल परिस्थिति खत्म हो जाता है, जब गलत समय इनके लिए आ जाता है, यानी विषम परिस्थिति, अनसुटेबल कंडीशन जब आता है, तब ये क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे कोरोना काल में क्या हो रहा था, कोरोना का जब समय आया तो सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हो गए कि नहीं। तो उसी तरह इनके लिए विषम परिस्थितियों के आने पर ये अपने आप से अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी फलनकाय का निर्माण करते हैं। और उस फलनकाय के ऊपर में स्पोर लगा हुआ होता है, बीजाणु लगा हुआ होता है, जिस बीजाणु के अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, बीजाणु होता है, वो सारा चीज हम बताएंगे अभी आपको। मतलब वही स्पोर है, बीजाणु है, ऊपर में बीजाणु लगा हुआ होता है, जो जिसके बाहर एक वास्तविक कोशिका भित्ति होता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित कोशिका भित्ति होता है, जिसके कारण वो नष्ट नहीं हो पाते हैं बीजाणु। और हवा के बहाव के कारण ये डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। बस यही बातें हैं इसमें, बस इतना आपको याद रखना है कि ये प्लाज्मोडियम कब बनाते हैं। चलिए आइए हम लोग एक प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। अब चलेंगे, जरा देखिएगा यहाँ कुछ फिगर को हम लोग समझते हैं एक बार। हम क्या बोले हैं, इन सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब होता है समूह बनाना। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। देखिए ये है प्लाज्मोडियम,
जो स्लाइमोल्ड के द्वारा बनता है, यानी कि एक प्रोटिस्टा के द्वारा बनता है। आप लोग उस प्लाज्मोडियम को मत सोच लीजिएगा जिसके कारण मलेरिया होता है। ये प्लाज्मोडियम दूसरा है। ये प्लाज्मोडियम किसके कारण बनता है, जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये सड़ी हुई एक लकड़ी है। अभी आपको पता है कि ये सड़ी हुई लकड़ियों के तरफ रहते हैं भाई, सड़ी हुई टहनियों की तरफ, चूंकि ये मृत जीवी होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, तो सड़े गले पदार्थों, सड़े गले जीवों, सड़ी हुई लकड़ियों, टहनियों, इसी पर न रहेंगे। तो ये सड़ी गली टहनियों पर रहते हैं, गति करते हैं इसके तरफ, गति करके इसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसी से अपना भक्षण करते रहते हैं, मतलब अपने भोजन को करते रहते हैं, वही उनका भोजन है। अच्छा, जब इनके लिए अनुकूल परिस्थिति आता है, यानी कि अच्छा समय आता है, तब ये बेचारे क्या करते हैं, अपने समूह में मिलकर समूह बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लाज्मोडियम बना हुआ है। देखिए ये सब जो संरचना आपको दिख रहा है, ये सब प्लाज्मोडियम का संरचना है। यहाँ कुछ अलग अलग लकड़ियों पे, चट्टानों पे, सड़ी हुई पत्तों पे, ये जैसा अलग अलग जगहों पर ये बना हुआ आपको स्लाइमोल्ड दिख रहा है। स्लाइमोल्ड जो है ये अलग अलग कुछ इस प्रकार से लकड़ियों पर बने हुए आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी हम आपको क्या बोले हैं, जब मान लीजिए कि इनके लिए अनुकूल परिस्थिति खत्म हो जाता है, यानी कि अनुकूल, ये देख रहे हैं सब टहनियों पर ऐसे दिखाई देता है। जब इनका अनुकूल परिस्थिति खत्म हो जाता है, जब परिस्थिति आ जाता है विषम, यानी गलत समय, विषम परिस्थिति जब आता है, तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होकर क्या चीज का निर्माण करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का, यानी कि फलनकाय का निर्माण करते हैं। जैसा यहां आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा फ्रूटिंग बॉडी दिख रहा है, फलनकाय, फल के जैसे छोटे छोटे निकल जाते हैं, ये फलनकाय बन गया। पहले से ये कैसा था, एकदम ऐसे बिछा हुआ था, इस प्रकार से बिछा हुआ था, जैसा ये ए नंबर फिगर में आपको दिख रहा है, ये पहले से ऐसे बिछा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति वापस आता है, सॉरी, अनुकूल परिस्थिति में ये ऐसे बना हुआ रहता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन जैसे ही इनका अनुकूल परिस्थिति खत्म होता है, ये अनुकूल परिस्थिति के खत्म होते ही कुछ इस प्रकार के फलनकाय का निर्माण करते हैं, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। है समझ में? अरे आया सही में? नहीं आएगा तो फिर बोल दीजिएगा, काहे कि कॉपी में छापने से कोई फायदा नहीं है, सारा बुक में तो सब कुछ दिया ही है, सारा का सारा बुक में है। देखिए उसी को कलरफुल बनाया है थोड़ा, फ्रूटिंग बॉडी कुछ इसी तरह का फलन का है। ऊपर में इसके बीजाणु लगे हुए होते हैं, ये बीजाणु है, स्पोर। ठीक है, चलिए अब इसका लैंग्वेज देखते हैं, क्या लिखेंगे। इन, यहां तक हो गया था ना, इनका शरीर जो है इंगल्फ करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, ये सब हो गया। अब लिखेंगे इन सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन का मतलब होता है बाबू अनुकूल परिस्थिति, यानी कि फेवरेबल कंडीशन। तो उसको क्या बोलेंगे, इन सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। In suitable condition they form an aggregation called प्लाज्मोडियम। यानी कि अनुकूल परिस्थिति में ये समूह का निर्माण करते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जो इसी में जोड़ लीजिएगा, which may grow and spreads several feet, which may grow and spreads several feet। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुकूल परिस्थिति में ये समूह का निर्माण करते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ठीक है, जो कई फीट तक विकसित होते हैं और फैलते हैं। हो जाएगा।
हिंदी लिखेंगे, हिंदी बोले। देखिए, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में ये अनुकूल परिस्थिति में ये समूह का निर्माण करते हैं। एग्रीगेशन मतलब होता है समूह, यानी ग्रुपिंग। अनुकूल परिस्थिति में ये समूह का निर्माण करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं मतलब समूह में बंध जाते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, जिसे समूह में जब ये बन जाएंगे, एक साथ जब मिल जाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अनुकूल परिस्थिति में ये समूह में बंध जाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। हो गया, ऐसे लिखेंगे, अनुकूल परिस्थिति में ये समूह में बंध जाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो कई फीट तक वृद्धि तथा फैले होते हैं। कई फीट तक वृद्धि करते हैं तथा फैले होते हैं। जो कई फीट तक, अभी फिगर में देखे थे ना आप, जो कई फीट तक वृद्धि तथा फैले होते हैं, चाहे वृद्धि करते हैं तथा फैले होते हैं, जो कई फीट तक वृद्धि करते हैं तथा फैले होते हैं। उसके बाद लिखेंगे इन अनसुटेबल कंडीशन। इन अनसुटेबल कंडीशन यानी इसका मतलब हुआ, इन अनसुटेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? विषम परिस्थितियों में। इन अनसुटेबल कंडीशन, अब ये दिस प्लाज्मोडियम मतलब ये जो समूह में बंधे थे, दिस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, अब ये विभेदीकृत हो जाएंगे, डिफरेंशिएट टू फॉर्म, अब ये विभेदीकृत होकर क्या बन जाएंगे? डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी बन जाएंगे, यानी कि फलनकाय बन जाएंगे, जिसके ऊपर क्या निकला हुआ रहेगा? स्पोर। उसी में जोड़ लीजिए, फ्रूटिंग बॉडी की बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। ठीक है, यानी कि अनसुटेबल कंडीशन में लिख ली, क्या बनाएंगे जी? क्या लिखे हैं? अनसुटेबल कंडीशन में अब ये जो प्लाज्मोडियम बना हुआ था, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का निर्माण करेंगे, समूह में बंध कर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। लेकिन जब इनके लिए अनुकूल परिस्थिति इनका खत्म हो जाता है, अच्छा समय खत्म हो जाता है, जब इनका बुरा परिस्थिति चलने लगता है, तब ये क्या करते हैं? अब ये प्लाज्मोडियम जो समूह में बंध कर बने थे प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम विभेदीकृत हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी यानी कि फलनकाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, जिनके ऊपर बीजाणु निकले होते हैं। चलिए हिंदी लिखेंगे। देखिए, विषम परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम, विषम परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम क्या लिखे हैं? विषम परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बिखर कर, यानी अलग अलग होकर, बिखर कर फलनकाय का निर्माण करते हैं। फलनकाय का बिखर कर
बिखर कर फलनकाय का निर्माण करते हैं। फलनकाय का निर्माण करते हैं जिनके सिरों पर, सिरों मतलब ऊपर में, सबसे ऊपर में, जिनके सिरों पर यानी कि जिनके टीप पर, देख रहे हैं ये, जिनके सिरों पर बीजाणु निकले होते हैं, जिनके सिरे पर बीजाणु निकले होते हैं, जिनके सिरों पर बीजाणु निकले होते हैं। हो जाएगा, यही है फलनकाय का निर्माण किया, यानी फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण किया है। देखिए पहले प्लाज्मोडियम था, पहले क्या था, पहले कुछ इस तरह का संरचना था, प्लाज्मोडियम बना था, जो कई फीट तक के दूरी तक वृद्धि करते हैं और फैलते रहते हैं, फैले होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका अनुकूल परिस्थिति खत्म हुआ, यानी कि इनके लिए विषम परिस्थिति जैसे ही इनके लिए आया, तो विषम परिस्थिति के आते ही ये फलनकाय का निर्माण कर दिए। ये है फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि ये है फलनकाय। ये सब आप जो देख रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी है, जिनके ऊपर में, जिनके टीप पर क्या निकले होते हैं, जिनके सिरा पर, टीप यानी सिरा, सिरा यानी सबसे ऊपर में बीजाणु निकले होते हैं। दिस स्पोर पोजेज ट्रू सेल वॉल। अब इसमें वास्तविक कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें वास्तविक कोशिका भित्ति, ये वास्तविक कोशिका भित्ति इनके बीजाणु में पाए जाते हैं। अब लिखेंगे दिस स्पोर पोजेज लैंग्वेज लिखेंगे these spores possess true cell wall। ठीक है, these spores possess true cell wall, यानी कि इन बीजाणु में क्या होता है, इन बीजाणु में वास्तविक कोशिका भित्ति होता है। हिंदी बोलें, हिंदी लिखेंगे इन बीजाणु में, अच्छा पोजेजेज हो गया है यहाँ पे, POSSESS खाली रहने दीजिएगा, पोजेज पोजेजेज हो गया था, POSSESS खाली लिखना था। लिखेंगे ये बीजाणु, ऐसे लिखे, इन बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्ति होता है, इन बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्ति होता है। हो गया, इन बीजाणुओं में क्या होता है जी, वास्तविक कोशिका भित्ति, इन बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्ति होता है। अच्छा आप देखिए, ये कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, किसमें, बीजाणु का बात हो रहा है। वास्तविक कोशिका भित्ति यानी कि बीजाणु के बाहर की जो कोशिका, बीजाणु में जो कोशिका है, बीजाणु, इसके बाहर एक लेयर होता है, कोशिका का भित्ति होता है, ठीक है, जो वास्तविक होता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित होता है। वास्तविक यानी पूर्ण रूप से विकसित कोशिका भित्ति होता है। तो वही हम बोले हैं दीज स्पोर्स पोजेज ट्रू सेल वॉल, यानी कि इन बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्ति होते हैं। ठीक है, इन बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्ति होते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, दे आर, अब ये कोशिका भित्ति क्या होते हैं जी, दे आर रेसिस्टेंट, यानी कि ये जो कोशिका भित्ति है वो कैसा होता है जी, रेसिस्टेंट होता है। अच्छा, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट यानी कि अत्यंत प्रतिरोधी होता है। ठीक है, और ये अत्यंत एक्सट्रीमली, ये वर्ड जो दिया है उसमें एक्सट्रीमली जुड़ा हुआ है, आप एक्सट्रीमली नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। दे आर रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी। आप लोग पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वर्ड से बना है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, पढ़े हैं ना प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द प्रोसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड रेसिस्टेंस, यानी कि विद्युत धारा के
प्रवाह, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसको जो रोकने की प्रोसेस होती है ना, वही होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी कि विद्युत धारा के किसकी प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी विरोध करने की प्रक्रिया जो होती है वही रेसिस्टेंस होती है, प्रतिरोध होता है। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए पढ़े होइएगा आप लोग, फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, फिजिक्स में उसे पढ़ना है। उसी वर्ड से, रेसिस्टेंस वर्ड से बना हुआ है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधी, यहां बोलेंगे प्रतिरोधी, वहां प्रतिरोध होता है फिजिक्स में, यहां प्रतिरोधी। प्रतिरोधी मतलब बहुत मजबूत, ठीक है। दे आर रेसिस्टेंट एंड, ये बहुत प्रतिरोधी होते हैं। सो इसी में जोड़ लीजिए, सो माने इसलिए, सो दे सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव मतलब बने रहना यानी कि जीवित रहना। दे सर्वाइव many years under adverse condition। एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है विषम परिस्थिति, यानी दे आर रेसिस्टेंट, ये प्रतिरोधी होते हैं। कौन? बीजाणुआ की बात हो रही है कि बीजाणु में क्या होता है, वास्तविक कोशिका भीति होता है। तो जब बीजाणु में वास्तविक कोशिका भीति होगा, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित जब कोशिका भीति होगा, तो ये बीजाणु जल्दी नष्ट नहीं होगा। तो वहीं बोला गया है दे सर्वाइव, यानी कि कई लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी जीवित रहते हैं। मैनी ईयर्स, लंबे समय तक, कई वर्षों तक बने रहते हैं या जीवित रहते हैं। अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी विषम परिस्थिति में भी कई वर्षों तक बने के बने रहते हैं। बस समझ में आया? मतलब विषम परिस्थिति में भी ये कई वर्षों तक बने के बने रहते हैं, यानी जीवित रहते हैं। किसके कारण? क्योंकि इसमें कोशिका भीति पाया जाता है, और ये कोशिका भीति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। चलिए लिखेंगे, हिंदी लिखिए। यानी कि इन बीजाणु के, बोलिए बोलिए क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा हो तो खुल के बोलिए। आप ही को अकेले पैसा दिए हैं कि 5 आदमी मिल के दिए हैं? बोलिए, खड़ा होइए। कौन बोले हैं बताइएगा तो अपना भाई। नहीं, अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई बोले हैं क्या ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? मतलब हमको सुनने में जैसे मिला है, सर समझ में नहीं आया। ओ ए भाई, तो इसमें हम खाली लिखवाएंगे नहीं तो कौन सी करेंगे जी? अब हमको तो नहीं लग रहा है इसमें कहीं गाना वाना गाने वाला टॉपिक आ रहा है। तो कहिएगा तो 1-2 गाना गा देंगे। अच्छा, अपने ऑर्केस्ट्रा वाला, अनाउंसर वाला कोई टोन तो इसमें नहीं मारने वाला आ रहा है। ये सब तो पढ़ने ही वाला है, इसको समझना है, पढ़ना है। इतना बढ़िया से आपको फिगर बता बता के समझाए हैं। सुनिए, किनके साथ प्रॉब्लम है बोलिए, अभी हम खड़ा करा के याद करा देंगे। बाबू, जिनको नहीं समझ में आता है, जो बैच में ये बात बोलते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आया, उनको कभी भी खड़ा करके हम शर्मिंदगी महसूस नहीं कराते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ आपको आता तो आप हमारे पास पढ़ने नहीं आते। बात सीधे है। आपको नहीं आ रहा है तो एकदम ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दीजिए, सर हमको समझ में नहीं आया, बताइए कैसे हो रहा है। अगर आप किस तरीका से समझना चाहते हैं, जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक हम कैसे जानेंगे भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, किनके साथ प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए ना भाई, समझाएं हम बढ़िया से। अरे फिर शर्माइएगा, नहीं आएगा भाई। डॉक्टर और टीचर से नहीं शर्माते हैं, कितना बार बताएं? हाँ, जीवन और पेशेंट बने रह जाइएगा। हाँ, मैंने डॉक्टर और टीचर से अगर शर्माइएगा तो पेशेंट बनकर रहना पड़ेगा। सुनिए, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा बाबू, इसमें आपको लिखना ही है क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है। इसमें कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है। जो दिमाग लगाना है वो हम ऊपर फिगर बना के आपको फिगर को दिखा के बता दिए। और वैसा नहीं है कि वो फिगर से आप पढ़े नहीं, अपने आसपास में उस फिगर को नहीं देखें। आपको भले आप ऐसा कह रहे हैं, नीट का क्वेश्चन बैंक लाए हैं? किनके पास है जी अभी नीट का क्वेश्चन बैंक? अभी निकालिए क्वेश्चन बैंक। स्लाइमोल्ड टॉपिक निकालिए प्रोटिस्टा का, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है इससे। जब तक आप क्वेश्चने नहीं बनाइएगा, क्वेश्चने नहीं देखिएगा ना बाबू, तभी आप कहिएगा कि जा ये तो खाली लिखाए हैं। हम चाहते तो 5 पॉइंट कम लिखा था, लेकिन नीट का क्वेश्चन नहीं हिलता आपसे।
तो इसीलिए हमको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट ध्यान में रख के बताना पड़ता है। एनसीईआरटी का अगर पॉइंट छूटेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। स्लाइम मोल्ड दिखा, लाइए इधर बुक, देखिए लाइन से क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा काहे लिखवाए। पहले एक बार हम समझा दे थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चन देखा जाएगा। बउआ हम यही बात बोले हैं, ध्यान आप लोग का, अगर क्लास छूटा हुआ होगा तो उसको जितना जल्दी हो सके जो छूटा हुआ पहले बैकअप करिए, तो अगर बैकअप नहीं करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिए कि आप क्लास में पूछ दिए तो आप ही कमजोर हैं, बाकी लोग बहुत तेज है। बहुत बच्चा ऐसा है जो चुपचाप बैठा हुआ है, छुपा रुस्तम है, वो ना वो समझता है और ना घर पे पढ़ता है, फिर भी चुपचाप हूँ कहता है। तो उस बच्चा को हम अच्छा नहीं पाते हैं। भाई आप अगर खुल के पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो हम सबसे अच्छा खुशी महसूस होता है। चलिए बच्चा पूछा तो सही, कम से कम हमको एक बार दोबारा रिवीजन तो कराए, नहीं तो बच्चा नहीं पूछा होता तो जाके दूसरे से कहता कि ना उनके क्लास में गए थे समझ में नहीं आया। तो पूछेगा तब ना हम उसको बताएंगे। अब सुनिए, हम लोग अभी पढ़े हैं यूग्लिनॉइड के बारे में, यूग्लिना वाला के बारे में। यूग्लिनॉइड में आपको क्या बताए हैं ध्यान से समझिएगा। आपको एक सबसे पहले फिगर दिखाए थे, वो फिगर कहाँ का था सर? वो फिगर हम लोग को एक पोखरा या तालाब का पानी जैसा दिख रहा था, जिस पोखरे के या तालाब के पानी में कुछ हरे रंग का परत जमा हुआ था। ऐसा तो आप लोग अपने आसपास में जरूर देखे होंगे, और उसी में यूग्लिना होता है सर। यानी यूग्लिना अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो क्या बोलिएगा सर? यूग्लिना ठहरे हुए पानी, यानी आप बोलिएगा ठहरे हुए पानी या फ्रेश वाटर के, यानी कि शुद्ध जल। शुद्ध जल मतलब अलवणीय जल। अलवणीय जल समझ रहे हैं? यानी वैसा जल जिसमें नमक की मात्रा शून्य होती है, नमक होता ही नहीं है। तो ये यानी कि वैसे, यानी कि अगर कोई पूछेगा यूग्लिनॉइड क्या है तो आप क्या बोलिएगा सर? ये शुद्ध जल यानी अलवणीय जल के ठहरे हुए पानी में रहता है। यानी ये अलवणीय जल में चाहे तथा ठहरे हुए पानी में रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में रहेंगे। बहते हुए पानी में, आपको बहते हुए पानी में देखें परत जमा हुआ हरे रंग का नहीं। उधर लोग आजकल क्या करता है, अपने घर से निकलने वाले पानी को मान लीजिए कहीं पिछवाड़ा में इकट्ठा करता है। तो पिछवाड़ा में जब इकट्ठा करता है तो एक गड्ढा खोदता है, गड्ढा में देखिएगा पानी, तो उसी पानी के ऊपर में एक हरा परत जम जाता है। देखे हैं कि नहीं ऐसा? अच्छा, तो उसमें यूग्लिनॉइड होता है। यूग्लिनॉइड में हम आपको क्या बताए हैं, इनमें 2 गो कसाबिका होता है। इनमें कितना फ्लैजेला होता है? 2 गो फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला मतलब क्या होता है सर? ये पूंछ के जैसा संरचना होता है जो उनको गति करने में मदद करता है। कौन कौन फ्लैजेला होता है सर? एक लंबा वाला और दूसरा छोटा वाला, एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट, यही बताए हैं सर। इनमें सेलवल नहीं पाया जाता है। यूग्लिनॉइड में सेलवाल यानी कोशिका भीति नहीं होता है। तो उसके में कोशिका भीति के जगह पर क्या होता है सर? कोशिका भीति के जगह पर प्रोटीन की बनी हुई एक परत होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, और ये पेलिकल उनके शरीर को लचीला बनाता है। यही बताएं आप लोग को, फ्लेक्सिबल प्रदान करता है। अच्छा, उसके बाद सर इसमें यूग्लिनॉइड में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यूग्लिनॉइड में क्या पाया जाता है जी? हरे पौधों के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये इसी कारण से ये हरे पौधों के समान प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अच्छा, इसका मतलब यूग्लिनॉइड प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं? जी हाँ। क्यों करते हैं? क्योंकि हरे पौधों के समान इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया कि ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, इन द ऑब्सेंस ऑफ सनलाइट, चाहे इन डेप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, दे बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स। यानी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी के तरह व्यवहार करते हैं। बस समझ में आया? परपोषी के तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। ये सब यूग्लिना के बारे में बताया जा रहा है। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आपको सुन के मजा आए, इसलिए बताया जा रहा ताकि नीट का क्वेश्चन बनाए तब मजा आए। खाली सुन के मजा नहीं आएगा, घर पे जाके याद करेंगे और नीट का क्वेश्चन निकाल के जब बनाएंगे तो ठंडा हवा आएगा, हाँ मजा आ रहा है, ऐसा महसूस होगा। और नहीं तो बदबू निकलेगा बाबू, बदबू। यहाँ तो खूब मजा आएगा, और नीट का क्वेश्चन जब वहां देखिएगा ना
तो बदबू निकलेगा, लगेगा खखार महक रहा है, कहीं तो पोटी महक रहा है, ऐसा महसूस होगा नीट का क्वेश्चन देख के। अच्छा उसके बाद हम क्या बोले हैं अच्छा सर इसका मतलब कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो ये अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। इसका मतलब ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। यही बात हम लोग किए थे। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, अच्छा फिर हम लोग आ रहे हैं स्लाइम मोल्ड पे। अब सुनिए स्लाइम मोल्ड सर मृत जीवी होते हैं, जितने भी स्लाइम मोल्ड है नामे से लग रहा है औपंक कवक, औपंक कवक जितने भी स्लाइम मोल्ड्स ये कहां रहते हैं, ये सड़े गले पदार्थों पर पनपते हैं और वहां से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे सर ये मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी मतलब मरे हुए पदार्थों पर रहते हैं, सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं और वहां से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अपने भोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। अब आपको ये दूसरा पॉइंट में हम लिखवाए हैं, दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी का लाइन भले थोड़ा टफ होगा, थोड़ा आपको परेशानी तो देगा, कष्ट तो देगा, थोड़ा चुभेगा, लेकिन बाबू याद रखिएगा जहां चुभता है ना सुगंध वहीं से निकलता है, उसी के जस्ट बगल में सुगंध निकलता है, मैंने फ्लावरिंग वहीं होता है जहां चुभन होता है। ये बात याद रखिएगा। जब तक चुभन का एहसास आपको नहीं होगा, दर्द का एहसास आपको नहीं होगा, तब तो सुखी का एहसास नहीं कर पाइएगा। नीट का क्वेश्चन तब तो हिलेगा ही नहीं। एनसीईआरटी को पहले ही दिन हम बता दिए थे, पता ना शुरू दिन से आप सब आ रहे हैं कि नहीं, कि एनसीईआरटी हमारे माता और पिता हैं। थोड़ा इनका बात तो बुरा लगता है, पर इनका साथ जिस दिन छोड़ दीजिएगा उस दिन इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, समझिए कि अंधेरा छा गया आपके जीवन में। आज जिस दिन ये नहीं रहे आपके लिए उस दिन आपके जीवन का अंधेरा है। भले मम्मी पापा का बात तो थोड़ा चुभता है, लेकिन वो बात चुभना वाला नहीं है बाबू। आगे चल के जब आपका समय वैसा आएगा, जब मम्मी पापा आपको बोलने के लायक नहीं होंगे, तब आपको समझ में आएगा काश कि आज फिर मेरे मम्मी पापा हमको बोलते, ये चुभन मिलता तो हम और आगे जा सकते थे। तो इसलिए मम्मी पापा का बोलना एकदम जरूरी है। उसी तरह का एनसीईआरटी है, थोड़ा चुभाता है, घबराइएगा नहीं, लेकिन नीट का क्वेश्चन बनाने में यहीं से मदद करेगा। अभी आपको लाइन बाई लाइन पढ़ के बताएंगे कैसे क्वेश्चन आता है। हाँ तो अभी हम आपको क्या बोल रहे थे, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है मृत जीवी होता है, यानी मरे हुए जीवों के ऊपर पनपता है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर हम क्या बोले हैं, दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, मतलब एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में बता रहे हैं आपको, ये सड़ी हुई टहनियों और सड़े हुए पत्तों के तरफ गति करते हैं और वहां से क्या प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में निगलते हैं, चाहे भक्षण करते हैं, मतलब उसमें से कार्बनिक पदार्थ को खींचते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हम आपको क्या बताए हैं कि जब इनके लिए कुछ नहीं है भाई, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब जब इनके लिए अनुकूल परिस्थिति आता है, माने अच्छा समय चल रहा होता है, फेवरेबल कंडीशन चल रहा होता है, तो ये समूह में बंध जाते हैं। क्या हो भाई, एक साथ मिल जाए, एक साथ मिल के ये जो अभी आपको बताए हैं समूह में बंध के प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। वो जो हरा पीला पीला रंग का, उजला उजला रंग का जो निर्माण हुआ होता है ना, वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक दूसरा प्लाज्मोडियम होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। आइए अनुकूल परिस्थिति में एक साथ बंध कर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। अच्छा जैसे ही इनका अनुकूल परिस्थिति खत्म होता है, माने अच्छा समय खत्म होता है, सबके साथ तो अच्छा समय नहीं रहता है, जब विषम परिस्थिति आता है, यानी कि जब इनके लिए गलत समय आता है, तब ये बेचारे अपने से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इतना सिंपल बात कोरोना काल भी आके हम लोग को इतना समझा दिया बढ़िया से कि अच्छा सर अनुकूल परिस्थिति में अभी जैसे हम लोग के लिए अच्छा समय चल रहा है, अनुकूल परिस्थिति है, फेवरेबल कंडीशन है या सुटेबल कंडीशन है, तो हम लोग साथ साथ हैं। आज जैसे ही विषम परिस्थिति यानी अनसुटेबल कंडीशन आएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे। तो वही बात है, ये अनुकूल परिस्थिति के आने पर एक साथ मिलकर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। आज जब अनुकूल परिस्थिति खत्म हो जाता है, यानी कि जब विषम परिस्थिति आता है, तो ये अलग अलग बिखर जाते हैं और अलग अलग बिखर कर क्या चीज का निर्माण करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का, फलनकाय का निर्माण करते हैं। फिगर सब दिखा के आपको बताए हैं, कुछ इसमें आप लोग को ऐसा नहीं है कि खाली लिखवाया गया है, ऐसा कहना एकदम गलत है। अच्छा उसके बाद फिर आपको क्या बोले हैं,
फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। फलन काय का निर्माण करते हैं? जिस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर सीरा पर क्या निकला होता है? बीजाणु निकला होता है। दिखाए ना फिगर में, जिसके ऊपर में बीजाणु निकले होते हैं। और इस बीजाणु में क्या पाया जाता है? सेलवाल पाया जाता है। यानी कि कैसा सेलवाल? पूर्ण रूप से विकसित वास्तविक कोशिका भीति पाया जाता है। और ये कोशिका भीति के कारण इनको क्या मिलता है? सर, इस कोशिका भीति के कारण ये प्रतिरोधी, इनको प्रतिरोध बना देते हैं। और जब प्रतिरोध बना देंगे तो ये क्या होंगे? ये लंबे समयों तक, कई वर्षों तक बने के बने रहेंगे, जीवित रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। अब आइए ना क्वेश्चन वहां पे भैया, एक मिनट बस, एक मिनट। अच्छा, टॉपिक इसमें किसी के बुक में टॉपिक वाइज नहीं दिया है क्या? स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनोइड अलग अलग दिया है, एक ही में कर दिया है। तो पूरा हम लोग बनाएंगे ना। अच्छा देखिए, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, समुद्र का, सुनिए, समुद्र का मुख्य उत्पादक कौन होता है? बताइए बाबू हमको, समुद्र का मुख्य उत्पादक कौन होता है? डायटम। नीट का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग एकदम हम डायरेक्ट पढ़ाए हुए हैं। क्या अलग नहीं? प्रोटिस्टा खाली टॉपिक दिए नहीं, प्रोटिस्टा नहीं। हमारा कहना था कि ये अलग अलग इसको बांट के नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, हम इसी से बताए थे। देखिए, हाँ, उसके बाद क्या बोल रहे थे हम? क्या बोले हैं? चीफ, समुद्र का मुख्य उत्पादक कौन होता है? 2018 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायटम आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सही कथन है? सुनिएगा। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। यानी साइनोबैक्टीरिया एक समूह होता है, किसका? स्वपोषी जीवों का एक समूह होता है, जिसे किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। सही बात है क्या? एकदम सही बात है सर। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीलहरित शैवाल, जिसको किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, जो एक तरह से स्वपोषी जीव होते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि हम जो पढ़ाए हैं, क्या वो लाइन एडजेक्ट आपके नोट्स में लिखवाए हैं कि नहीं, जो नीट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन है फिर, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये गलत बात है। मतलब कि ये क्या होता है? मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होता है। उसके बाद है स्लाइमोल्ड्स और सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। स्लाइमोल्ड्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक की तो बात सही है। स्लाइमोल्ड्स क्या होते हैं जी? अरे अब ये ना लिखवाए हैं, स्लाइमोल्ड मृत जीवी होते हैं। लेकिन तो इसमें गलत बात क्या बोलना है? तो बोला है क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। क्या इसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है? तो कहां रखा गया है? प्रोटिस्टा में। अभी आप जो पढ़ रहे हैं सब प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, तो प्रोटिस्टा में रखा गया। नहीं तो ये भी बात सही तो होता अगर ये मोनेरा ना लिख के प्रोटिस्टा लिखता तो। अच्छा, बस आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन। खैर अभी सिलिएटेड प्रोटोजोआ आपको नहीं पढ़ाए हैं, प्रोटोजोआ का जब टाइप पढ़ाएंगे तब वो आगे देखिएगा। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। दिया हुआ द वॉल ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। डायटम की जो कोशिका भीति होती है वो आसानी से तोड़ा जा सकता है। सही बात है क्या? ना सर, ये तो आप सीधे लिखवाए हैं। ये इनका सेल वॉल जो होता है सिलिका में धंसा हुआ होता है, सिलिका से घिरा हुआ होता है। ये अनडिस्ट्रक्टिबल होता है, लिखवाए हैं, यानी कि नष्ट होने योग्य नहीं होता है। इसमें तो बोल रहे हैं नष्ट होने योग्य होता है, यही गलत बात है। अब देखिए, डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम। डायटोमेशियस अर्थ किसका बना होता है? मैंने डायटमीय मृदा कैसे बनता है? तो सर डायटम के कोशिका भीति के द्वारा, उसी के द्वारा ना बनता है। ये बात सही है सर। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, यानी डायटम समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ये बात पढ़ाए हैं। डायटम जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। डायटम जो है ये सूक्ष्म जीवी होते हैं और पानी में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। क्या ये नहीं पढ़ाए? एक एक लाइन नीट का क्वेश्चन बैंक का मेरे नोट से टच होगा एकदम। तो इसलिए इसको हल्का में मत लीजिए, थोड़ा कष्ट तो हो रहा है। डॉक्टर आसानी से बनिएगा, थोड़ा भाषा नहीं याद करिएगा, घर पे जाकर मेहनत नहीं करिएगा। कहिए ना लुलू पुलू भाषा पढ़ा दे रहे हैं, आपको भी मजा आएगा, हमको भी खूब आनंद आएगा एकदम।
जल्दी खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। है का है, आपको पता है एनसीईआरटी में इतना इतना दिया है, हम लमरा के कितना में ले जा रहे हैं उसको ही नहीं देख रहे हैं आप लोग। दिया है इतना में, लमरा रहे हैं 1.5 पन्ना में। नहीं लमराएंगे ना तो उतना ही में ठोस अगर लिखवा देंगे तो वो रटते रह जाएगा, कोई याद नहीं होगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए, जो अभी आप पढ़े हैं बस उसी को बनाइएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाने की जरूरत है। प्लाज्मोडियम अभी नहीं पढ़े हैं, प्लाज्मोडियम पढ़े हैं। ट्रिप्नोसोमा अभी नहीं पढ़े हैं आप लोग, जस्ट अभी पढ़िएगा। ट्रिप्नोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम कारण मलेरिया होता है, लेकिन अभी आप नहीं पढ़े हैं तो मत बनाइए, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा है क्राइसोफाइटस, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजेलेटस और स्लाइमोल्ड को किस जगत में रखा गया है? बोलिए, क्राइसोफाइटस, डाइनोफ्लेजेलेटस, यूग्लिनोइड्स और स्लाइमोल्ड्स को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर? किसमें? बोलिए, किस ग्रुप के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं बताते, साबुनदानी के समान एक दूसरे से फिट होते हैं? किसमें? क्राइसोफाइटस में। अरे क्राइसोफाइटस में ही पढ़ाए थे जिसमें डायटम आ रहा था, तो क्राइसोफाइटस। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड? अभी नहीं बताए हैं स्लाइम मोल्ड कौन है, आगे पता चल जाएगा। हाँ, बाकी जो भी है आप आगे का टॉपिक पढ़िएगा तो उससे बन जाएगा। वो ये सब क्वेश्चन लाइन बाई लाइन बनता है ना, इसका कारण है कि आप एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसीलिए। किनका बुक था? अगर एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं पढ़ते तो आपसे नहीं बनेगा, तो इसीलिए पूरा मन लगा के पढ़िए। अगर डॉक्टर बनना है, अगर कुछ करना है तब, और नहीं तो किसी भी तरह से मार्केट से नोट्स खरीद लीजिएगा। लोग 500 में पढ़ा देंगे पूरा बायोलॉजी, मेरा नाम रखिएगा तो फ्री में पढ़ा देंगे। खाली कह दीजिएगा जीके मिश्रा से के पास पढ़ रहे थे, वो लोग समझेगा कि अगर चलो मोतिहारी के वैसे टीचर के पास से आया है जहाँ से बच्चा का रिटर्निंग आना बहुत कम संभावना होता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आ गए वो रुक जाते हैं, और जो रुक गए वो बेचारे कुछ कर लेते हैं, और जो नहीं रुके उनका किस्मत, हमको कोई टेंशन नहीं। ऊपर वाले की कृपा से तो हम लोग भी कुछ हजार, कुछ 100 का महीना कमा लेते हैं, 100,000 का महीना, तो उतना से काम चल जाता है। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप जिस टीचर के पास जा रहे हैं वो ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा है कि नहीं, नीट का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। कोनो मास्टर से आप संबंध निभाने गए हैं, टीचर से सिर्फ इतना ही संबंध होना चाहिए कि सर आप पूरा पढ़ाएं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो, हम मेहनत करें, हमको डॉक्टर बना दीजिए। बस बायोलॉजी से हैं तो यही आप उम्मीद रखिए, ठीक है। अच्छा चलिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। दे आर रेसिस्टेंट, क्या लिखे हैं? दे आर रेसिस्टेंट सो दे सर्वाइव मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। लिखेंगे ये प्रतिरोधी होते हैं, चाहे ये अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये लंबे वर्षों तक विषम परिस्थितियों में भी बने रहते हैं। इसलिए ये अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये अधिक वर्षों तक, चाहे लंबे वर्षों तक, वही हुआ, ये अधिक वर्षों तक विषम परिस्थितियों में भी बने रहते हैं, विषम परिस्थितियों में भी बने रहते हैं। अब ये बीजाणु आखिर गिरेगा कैसे, कैसे बिखरेगा? मैंने मान लीजिए इसमें तो आप बता दिए कि कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति बहुत प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण ये जल्दी नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो फिर ये बिखरेंगे कैसे? तो लिखेंगे द लास्ट पॉइंट है इसका, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। ए बाबू, एयर करंट का मतलब क्या होता है? एयर करंट मतलब हवा के बहाव। अब वाटर करंट मतलब क्या होता है? पानी का बहाव। याद रखिएगा, वाटर करंट मतलब पानी का बहाव, एयर करंट मतलब हवा का बहाव। तो द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट,
यानी कि ये बीजाणु डिस्पर्स मतलब बिखर जाना। ठीक है, लिखेंगे ये बीजाणु हवा के बहाव के द्वारा बिखर जाते हैं। ये बीजाणु हवा के बहाव के द्वारा बिखर जाते हैं। ठीक है, ये बीजाणु हवा के बहाव के द्वारा बिखर जाते हैं। आए समझ में? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जो भी बातें नहीं समझ में आए हो वो पॉइंट वर लिख के डाल दें। चाहे मेरा नंबर जो है 9104545053 उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दें कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हम दोबारा से फिर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। या उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो क्लास में आके आप ऑफिस में मिलें और वहाँ मिल के आप बढ़िया से समझें, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान लेके नहीं जाएं। बात समझ में आया? चलिए, थैंक यू।